Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Although this class was for chemistry, but अभी मैं ये क्लास लूंगा, फिजिक्स की क्लास होगी। केमिस्ट्री क्लास ना 10 o'clock वाली हो जाएगी, ठीक है ना? ओके सर। तो तुम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया था और जैसा पूछा था कि सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 टॉपिक्स मिला जुला कर करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बात किया था तुम लोगों ने, है ना? यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है ना, लाइट येलो कलर का सबको? यस सर। ठीक है, तो चलो देखो, ग्रेविटेशन में बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 2-3 तरह के आते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बतला रहा हूं, ठीक है? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इससे बेसिकली एक होता है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में ये है कि अगर 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2 अगर r डिस्टेंसेस सेपरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट मासेस है, पॉइंट मास उसको बोलते हैं जिसका कि साइज बहुत ही छोटा होगा इस डिस्टेंस r के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उसका वैल्यू होता है ए कांस्टेंट कैपिटल G into m1 into m2 divided by r का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। m1 m2 दोनों मासेस का मैग्नीट्यूड है, दोनों मासेस का वैल्यू है, r दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है, f का जो वैल्यू है वो g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। g का जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो एक सवाल इससे रिलेटेड आ सकता है ना? इससे रिलेटेड जो सवाल आता है वो देखो मैक्सिमम जो आएगा वो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। दिस इज अ मास m0, दिस इज अ मास 4m and this is a mass m. This distance is 2r and this distance is r. तुम्हें बताना है m0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू दिस मास 4m एंड m0 पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड इफ नेट ऑन m0। तो पहला तो यही हो गया, m0 पे नेट फोर्स। सर 0 आ रहा है। हाँ ठीक है, 0 आएगा ये। अब देखो कैसे आएगा 0। ये वाला 4m मास इस पे इधर जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा F1, उसका वैल्यू अगर तुम लिखो तो दैट वुड बी G इंटू 4m इंटू m0 डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर, और F2 का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी G इंटू m इंटू m0 डिवाइडेड बाई ये r का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला 4 और ये 2 का स्क्वायर एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी देगा, जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये भी एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी देगा, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। तो F1 एंड F2 दोनों सेम है बट लगेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला मास इसे अट्रैक्ट करेगा इधर, ये वाला मास इसे अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से इधर, तो दोनों एफ एफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स का वैल्यू जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो यहां तक आ गया सबको समझ में? Yes. ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि कोई भी अगर तुमने मास यहाँ पे m रख दिया, ठीक है, और दूसरा मास यहाँ पे रखा हो या ना रखा हो, इसका इस वाली जगह पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। सॉरी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट मास रख देते हैं m नॉट। सपोज दिस डिस्टेंस इज r, यहाँ पे एक पॉइंट मास रख दिया m नॉट, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट मास, ये m नॉट ना टेस्ट मास है, इसका यूज सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने का है, आंसर इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो होगा, इसमें फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, जी m नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है। अब इसको अगर m नॉट से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये देखो m नॉट हो गया कैंसिल, ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ जाएगा जी m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। और ये अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट वाले स्लाइड पे जो सीखा था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो ये होगा जी m अपॉन r स्क्वायर। अब कोई भी पॉइंट मास अगर रख दो तो इसके कारण इसके चारों तरफ के हर पॉइंट पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड एक क्रिएटेड होगा। इस वाले पॉइंट पे दूसरा कोई मास रखा हो या ना रखा हो, फील्ड क्रिएटेड होगा। इनफैक्ट एक मास दूसरे मास पे जो फोर्स लगाता है वो थ्रू दिस ग्रेविटेशनल फील्ड ही अप्लाई करता है। पहले इस मास को रखते ही, जैसे ही ये वाला मास तुमने रखा, इसके चारों तरफ के स्पेस में इसका एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जैसे ही कोई दूसरा मास यहाँ पे रखोगे, वो अपने आप इस पे इस वाले फील्ड के कारण एक फोर्स लगता हुआ खुद पे महसूस करेगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का यही फंडा है। वेक्टर क्वांटिटी है, किधर डायरेक्टेड होता है, तो हमेशा पॉइंट मास और पॉइंट जिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है उस पे उस लाइन के लॉन्ग डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द मास। जैसे कि यहाँ पे जो डायरेक्टेड होगा ये टुवर्ड्स द मास इधर की ओर डायरेक्टेड होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? No doubt. हाँ, मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग ये डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द पॉइंट मास, जो जिसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आ जाता है अर्थ के कारण फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में ना निकालने के लिए अर्थ को एक स्फीयर एज्यूम करते हैं। नाउ लेट अस से इट्स मास इज कैपिटल M, इट्स रेडियस इज कैपिटल R, ठीक है। तो बाहर के पॉइंट पे अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, अब समझो इसको ध्यान से, स्मॉल r डिस्टेंस दूर पे, तो उसके लिए सारा का सारा मास, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पॉइंट मास, दिस फार्मूला वाज वैलिड फॉर अ पॉइंट मास, तो यहाँ पे इसका सारा का सारा मास जो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करेंगे वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये रूल है, इसको हम लोग थ्योरम का फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मास अगर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया कैपिटल M, ठीक है, तो r डिस्टेंस दूर के इस वाले पॉइंट पे फील्ड कितना हो जाएगा, अब पॉइंट मास वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया भाई, सारा मास सेंटर पे है तो E आउटसाइड, बाहर के पॉइंट पे अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर होगा। सरफेस पे क्या होगा, हमेशा ये जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लेंगे क्योंकि सेंटर पे सारा मास कॉन्सेंट्रेट किया है। सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस का पॉइंट के लिए ये जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल r का वैल्यू बस कैपिटल R रख दो, ठीक है। तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड ये होगा। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, इसी को तुम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस अगर ये वाला सिस्टम जिसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं वो अर्थ है, अब इनसाइड पॉइंट पे कितना फील्ड होगा ये जानना जरूरी है तुम लोगों को, ठीक है। अब मान लो ये अंदर का पॉइंट है, ये भी स्मॉल r से ही डिनोट कर रहे हैं, तो अंदर के पॉइंट पे जो फील्ड होगा ये डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, जी एम स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। एम मास ऑफ द अर्थ है, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड स्मॉल r अंदर का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से हमने लिया हुआ है। बोलो क्लियर है ये?  Yes.
इसका अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना अर्थ के कारण, तो दैट ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। ग्रेविटेशनल फील्ड का आर के साथ अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये देखो, ये इनिशियली अंदर के पॉइंट पे ये जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। भाई gm/r³ तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो ये फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, बाद में ये ऐसे बेसिकली रिड्यूस होगा। तो इसका ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम जो फील्ड है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा, अंदर के पॉइंट पे भी कम होगा, बाहर के पॉइंट पे भी कम होगा, और सेम फील्ड अंदर जो था वो कभी ना कभी बाहर के पॉइंट पे आएगा, ठीक है, लेकिन जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो सेम डिस्टेंस दूर पे नहीं होगा। ये नहीं कि जो अंदर r/2 डिस्टेंस दूर पे है फील्ड वही सरफेस से बाहर भी r/2 डिस्टेंस दूर पे होगा। इसका नेचर कर्व्ड है, ये हाइपरबोलिक होगा। ये वाला बेसिकली जो फील्ड है वो तुम्हारा हाइपरबोलिक नहीं है, लीनियर है, ठीक है, तो सिमेट्रिकली नहीं होगा लेकिन होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिए सारे बच्चों ने, ये तीनों वैल्यूज नोट करो। ये बाहर के पॉइंट पे फील्ड है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये जो फील्ड है ये अंदर के पॉइंट पे फील्ड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन जो अभी करने वाले हैं उस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने पूछा कि फाइंड स्मॉल r where gravitational field G is 1/4 of G at surface, ठीक है। सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका 1/4 कहां पे होगा, ठीक है, बताओ। आगे आंसर इसका, चलो देखो, 2r G एट 1/4 ऑफ G एट सरफेस। तो G एट सरफेस जो है ना उसका वैल्यू तो हम सबों को पता है Gm/r² होगा। इसका दो आंसर आएगा, तुम्हें समझ में आता है ये? हाँ सर, 2r - 2r। हाँ, तो एक अंदर के पॉइंट पे कहाँ पे होगा ये पहले देखते हैं। अंदर से बाहर चलो, तो वो अंदर के पॉइंट पे G डैश जो होता है ना फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू Gm/small into small r divided by r³ is equal to 1/4 of G at surface जो कि Gm/r² है। तो ये सारा का सारा टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्मॉल r बचेगा। तो ये स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R नीचे बच जाएगा, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R/4, ठीक है। एक तो रिजल्ट ये आ गया, ये आना भी चाहिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल r के, ठीक है। तो जितना टाइम्स फील्ड होगा ना उतना ही टाइम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंदर वाले फील्ड को देखो, Gm/r³ था ना, उसको r² कर दो इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये तो G एट सरफेस है, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेशियो वही 1/4 हो जाना चाहिए,
जी सरफेस का, तब ना ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो एक आंसर ये होगा। अब सेकंड जो आंसर है आउटसाइड, ये हमने इनसाइड पॉइंट पे किया, ठीक है। अब आउटसाइड पॉइंट पे यही वाला चीज कब अप्लाई होगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब आउटसाइड में ये जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जी एट सरफेस जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। ये स्मॉल आर सेंटर से बाहर तक का ये डिस्टेंस है। अब जीएम वुड गेट कैंसिल, स्मॉल आर स्क्वायर सब को दिख रहा है 4 कैपिटल आर स्क्वायर होता हुआ, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर, यानी सेंटर से 2 आर डिस्टेंस, यानी कि इस वाले सरफेस से ये डिस्टेंस कितना होगा आर होगा। अब समझो यहाँ पे क्या हुआ, बाहर के पॉइंट का एड्रेस है सरफेस से आर डिस्टेंस दूर, लेकिन अंदर के पॉइंट का एड्रेस होगा r माइनस आर बाई 4, तो 3r बाई 4 डिस्टेंस दूर। दोनों रिजल्ट सेम तो नहीं है, नहीं है ना सेम। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि ये सिमेट्रिकली नहीं होगा सरफेस के रिस्पेक्ट में जहां पे फील्ड सेम होंगे, क्योंकि ग्राफ का नेचर अलग है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस इस सरफेस से इस लाइन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर ये भी लीनियर होता तो हो भी सकता था, वरना नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आगे समझ में। Yes, sir. चलो गुड गुड। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब दो पॉइंट मासेस अगर m1 और m2 डिस्टेंसेस सेपरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, r डिस्टेंस से, ठीक है, m1 m2 r डिस्टेंस से सेपरेट करके रखे हुए, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r होगा। ये माइनस साइन है, तुम्हें नहीं भूलना है, और नीचे में ये r का टर्म है, r स्क्वायर नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट ना तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब डेरिवेशन अभी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जब 11th में पढ़ेंगे तो करेंगे इसको डिराइव बिल्कुल बेसिक से। फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर दिस रियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू होता है। नेगेटिव साइन इसलिए है, लॉजिक बतला रहा हूं, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है। जब भी सिस्टम का इंटरनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, ठीक है। और साथ साथ r का वैल्यू इंफिनिटी अगर रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम सैटेलाइट एज वेल एज अर्थ मून सिस्टम या फिर कोई भी और दूसरा एस्केप वेलोसिटी वगैरह पढ़ते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है एस्केप वेलोसिटी का, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है कि सरफेस ऑफ अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से, मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंक दे ताकि कभी लौट कर वापस ना आए। अच्छा, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बताया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि अर्थ के लिए सारा मास बाहर के पॉइंट पे अगर फील्ड निकालना है तो सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, तो उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तब भी सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो मान लो ये अर्थ है, ये एक पॉइंट मास है, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है। तो अब इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, मास एम है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए भी लिखोगे जी एम कैपिटल एम अर्थ का मास डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इसमें इसके वेलोसिटी का वैल्यू निकालने के लिए पहले डेफिनेशन हमने दे दिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ यू कितना हो ताकि कभी लौट करना आए। तो अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करेंगे इस वाले पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में, तो इस वाले पॉइंट पे एनर्जी देखो क्या होगा, अभी अर्थ के कारण पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा है वही लिख दो, माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन सरफेस से फेंक रहे हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा। भाई सेंटर से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। एम इज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग थ्रोन, कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, जी वही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब थ्रो किया है तो जरूर काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर। अब इंफिनिटी पे देखो, ये वाला एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, आर अगर इंफिनिटी रखो तो ये 0 होगा, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जब जा रहा होगा ना ये,
थ्रो करने के बाद, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट डीएसेलरेट होता इंफिनिटी पे जाकर रुक गया होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंफिनिटी पे 0 होगा। तो देखो कहाँ कहाँ के बीच में, एक सरफेस ऑफ अर्थ है एक पॉइंट, और दूसरा इंफिनिटी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्व किया। नाउ दिस स्मॉल m वुड गेट कैंसिल्ड, u स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ये उस तरफ जाएगा, ये 2g कैपिटल M अपॉन r आएगा। तो वैल्यू ऑफ u वुड बी अंडर रूट ऑफ 2g M अपॉन कैपिटल R। बोलो क्लियर है ये? Anyone, any doubt? ये वाला रिजल्ट याद रखना है, बट इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, escape velocity को, u जो है एक्सप्रेशन ऑफ escape velocity आया, दिस इज 2gm, ऊपर नीचे ना r से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस gm अपॉन r स्क्वायर क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो ये 2gr भी होगा, इसका वैल्यू 10, r रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर इंटू 2 रखो, ये सॉल्व करने के बाद 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ escape velocity फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब सुनो ये बात ध्यान रखना है, सबसे पहले ये जो escape velocity है ना, ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है। तुम्हें अगर कोई भी दूसरा अगर प्लैनेट से पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ के सरफेस से फेंका तो इसके वेलोसिटी इतना था, एक दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस इतना है, मास इतना टाइम्स ऑफ अर्थ है, उसके सरफेस से फेंकेंगे तो क्या होगा, ठीक है, उस वाले केस में इसके वेलोसिटी क्या होगा। तो उसको करने के लिए ना ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ये मत करना, क्योंकि ये ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिक फॉर्मूला ये है तुम्हारा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? This formula is valid for any planet. Escape velocity from surface of any planet. This is valid only for surface of Earth. ठीक है? Yes, sir. Good. तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जैसे मैं पूछता हूँ, From surface of Earth, escape velocity from सरफेस ऑफ अर्थ इज वी नॉट, वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो फाइंड वी नॉट के टर्म में ही आंसर देना है, फाइंड वी एस्केप फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो escape वेलोसिटी उस प्लैनेट के सरफेस से बताना है जिसका कि मास 16 टाइम्स है और रेडियस 2 टाइम्स है। आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो इधर, पहले v नॉट का वैल्यू तुम लिखोगे अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M अपॉन r, ये m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। अब v का वैल्यू तुम लिखोगे अंडर रूट ऑफ दूसरे प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन, ये कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, इसका नाम इसीलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्स में हर जगह इसका वैल्यू सेम होता है, इनटू 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, ये गिवन है, डिवाइडेड बाई रेडियस 2 टाइम्स है। अब इनको कुछ नहीं करो, डिवाइड कर दो, ये सारा का सारा टर्म 2gmr ये सब कैंसिल आउट होगा, ये 8 बच जाएगा। अब देखो क्या बच गया, v नॉट अपॉन v इज इक्वल टू नीचे में अंडर रूट ऑफ 8, सो वैल्यू v वुड बी रूट 8 विच इज 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ v नॉट आएगा।
क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक। अब एक होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट इज समथिंग which revolves around Earth or any planet in a constant orbit or in a fixed orbit। ठीक है, तो ये ऑर्बिट का अगर रेडियस आर है, ध्यान दो अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, उससे ज्यादा होना पड़ेगा ऑर्बिट का रेडियस। ये 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होता है। तो अब इसका ना ग्रेविटेशनल कोई ना कोई एक फोर्स लगना चाहिए जो कि इसके वेलोसिटी को प्रोवाइड कर सके इस वाले ऑर्बिट में। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो उसका सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ विच फोर्स विल प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो ग्रेविटेशनल पुल जो है ना अर्थ का, वही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड अगर अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगने वाला जी एम, एम स्मॉल एम सैटेलाइट का मास, एम कैपिटल का मास, अपॉन रेडियस स्मॉल आर, नहीं ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर है, ठीक है, जिस रेडियस में जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, इज इक्वल टू एम इनटू, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, दिस वी नॉट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, अपॉन वही वाला डिस्टेंस, वही वाला रेडियस आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद होगा, 9th में ही बताया होगा, क्या होता है इसका वैल्यू, v नॉट अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। आर रेडियस है सर्कल का, v नॉट स्पीड है, तो v नॉट स्पीड से स्मॉल आर रेडियस में घूमेगा, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स हो गया। नाउ कैंसिल m कैंसिल r, v नॉट का वैल्यू जो आएगा दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M टाइम्स स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू। क्लियर है ये बच्चों? Yes. ठीक है, अब सैटेलाइट का एनर्जी ऑल दो कम ही आता है, ठीक है, बट टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को लिखकर ऐड कर दो। जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूँ ना, तो ये हो जाएगा हाफ स्मॉल एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर जी कैपिटल एम अपन स्मॉल आर हो गया। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया है, जी एम कैपिटल आर, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर होगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये माइनस वाला बड़ा है, ये छोटा हो गया, बट एक्सप्रेशन देख लो, ये भी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर है, ये भी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर है। तो ये दोनों को अगर सॉल्व करो तो माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन 2 स्मॉल आर। So this is the value total energy of a satellite। ठीक है, क्लियर है? Yes. जैसे इसमें एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो मैं करवाता हूँ, एक ही बार आया है, ठीक है, इसका क्वेश्चन ज्यादा आता भी नहीं है, नोट कर लिया? Yes, sir. बाय व्हाट फैक्टर, दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाय व्हाट फैक्टर orbital velocity of satellite should be increased to escape forever। मतलब escape कर जाए, escape velocity से, उसके लिए सैटेलाइट का वेलोसिटी किस फैक्टर से हम लोग इंक्रीज कर दें, पहली बात। दूसरी बात, इफ radius of orbit is increased from small r to 2r, then change in
its energy will be, चेंज इन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा ये बता। ठीक है, अभी तुरंत जो दो डेरिवेशंस पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। आ गया दोनों का आंसर? चलो देखो, बाय व्हाट फैक्टर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट शुड बी इंक्रीज्ड। तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है किसी भी जगह पे, मान लो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल आर है, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी तुरंत डेरिवेशन किया है कितना था, तो अंडर रूट ऑफ जी एम स्मॉल जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। अब उसी जगह से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा ना, दैट वुड बी इक्वल टू 2gm अपॉन स्मॉल आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अभी डेरिवेशन किया है ना थोड़ी देर पहले, तो एस्केप वेलोसिटी में √2 वाला टाइम। हमारी आवाज जा रही है सबको? यस और नो? Yes, sir. हाँ ठीक। तो ये v नॉट का वैल्यू इतना है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। तो बाय व्हाट फैक्टर दिस v नॉट हैज टू बी चेंज टू मेक इट्स वैल्यू इक्वल टू ve? किस फैक्टर से चेंज करना पड़ेगा बताओ? √2. वेरी गुड, √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v is since is √2 times of v naught, so the factor by which it has to be changed is √2। तुम आंसर में क्या लिखोगे? √2। कभी कभी ये पूछा जाता है कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो देखो √2 बनाना पड़ेगा तुम्हारा, पहले जो वैल्यू 1 था, ठीक है, अरे इसको 1 मान लो, तो फाइनल वेलोसिटी √2 टाइम्स होगा, तो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 1 इंटू 100 करोगे ना, तो ये √2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1 0.414 इंटू 100 इज 41.4% आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक पार्ट हो गया। √2 इंक्रीज करना इज सेम एज 41.4% से इंक्रीज करना। ठीक है, ये बाय विच फैक्टर इट हैज टू बी इंक्रीज, दैट इज का आंसर √2 टाइम्स। बाय व्हाट परसेंट इज इट हैज टू बी इंक्रीज, तो उसका मतलब हो गया 41.4%। ठीक है, सेकंड पार्ट पे अब आ जाओ। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज्ड फ्रॉम r to 2r। तो अब देखो
इसका मतलब इनिशियल एनर्जी, अभी तुरंत हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जी एम स्मॉल आर कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये इनिशियल एनर्जी होगा। अब फाइनल एनर्जी क्या होगा, रेडियस जब स्मॉल आर है तो ये लिखा, 2r होगा तो क्या होगा, माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r, तो दैट वुड बी जी एम कैपिटल एम अपॉन 4r। ठीक है, अब कितने फैक्टर से ये वाला एनर्जी बड़ा है, अच्छा ये बताओ, ये बड़ा एनर्जी है कि ये बड़ा एनर्जी है, विच वन इज ग्रेटर? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? So E1. E1 सर। वेरी गुड, E2 बड़ा है। निगेटिव साइन है नालायकों, देखो इधर, नेगेटिव साइन के कारण ये बताओ -5 बड़ा कि -10 बड़ा? ओके सर। आई बात समझ में? तो ये है -10, ये है -5, ये बड़ा है, ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वही पूछा है, इंक्रीज फ्रॉम दिस, तो चेंज इन एनर्जी विल बी, तो चेंज इन एनर्जी जो होगा ना, दैट वुड बी E2 माइनस E1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, चेंज इन एनर्जी डेल्टा E वुड बी E2 माइनस E1। डेल्टा E वुड बी E2 माइनस E1 करोगे तो ये हो जाएगा E2 इज माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन 4r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला वैल्यू माइनस माइनस करोगे तो प्लस जी एम कैपिटल एम अपॉन 2r, so that value would be equal to plus gm capital M upon 4r, न्यूमेरिकली ये वाला वैल्यू इसका डबल है, ठीक है, तो यही आंसर आएगा फाइनली, डबल में से खुद को माइनस करते हैं तो वन पार्ट ही बचता है, तो ये आ गया। होप ये आ गया होगा समझ में, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो कि अभी तक इस वाले कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, देयर इज सम लॉ कॉल्ड केपलर्स लॉ, ठीक है, तो केपलर्स लॉ के ना 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट ये प्लैनेटरी मोशन के लिए वैलिड है, ठीक है, लेकिन कोई भी सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मोशन होगा उन सबों पे ये वाला लॉ अगेन वैलिड है, ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन, तो कितने प्लैनेट है टोटल भाई? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर अराउंड सन, रिवॉल्विंग अराउंड सन? 8. हाँ, पहले 9 था, 8 है, ठीक है, तो एनीवे तो उन सारे 8 प्लैनेट्स के मोशन के लिए बेसिकली वैलिड है। इसमें ये कहता है केपलर्स फर्स्ट लॉ कि सबसे पहले अर्थ के चारों तरफ जो भी प्लैनेट बेसिकली रिवॉल्व करेगा वो सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, दिस पाथ वुड बी इलिप्टिकल, एंड इलिप्स का जो फोकस होता है, जैसे सर्किल का सेंटर होता है ना, वैसे ही इलिप्स का फोकस होता है, तो सन को एक फोकस पे रखकर ये कोई भी सैटेलाइट बेसिकली रिवॉल्व करेगा उसके चारों तरफ, तो सबसे पहला लॉ यही है, पाथ इज इलिप्टिकल, ठीक है, ये लॉ का पार्ट है, तो सब फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ये है कि अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स सेम अबाउट सन, ठीक है, किसी प्लैनेट के लिए, ठीक है, टाइम के साथ ना एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स सेम इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज द राइट वर्ड, ठीक है, तो देखो रिमेन्स कांस्टेंट,
रिमेन्स कांस्टेंट मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी है दैट वुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, हर जगह पे सेम रहेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरियल वेलोसिटी? तो एरियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट in unit time is called aerial velocity, ठीक है। जनरली वेलोसिटी वर्ड होता है, यहाँ पे एरियल वेलोसिटी जो लिखा है ना, एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम। तो अब देखो अगर प्लैनेट यहाँ पे होगा, इसको समझना सारे बच्चे ध्यान से, प्लैनेट ये नजदीक होगा सन से, तो जितना एरिया एक टी टाइम में यहाँ पे स्विप किया जाएगा उतना ही एरिया स्विप करने के लिए इसको डिस्टेंस बहुत ही छोटा सा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बेस, इसका जो हाइट है वो बड़ा है, इसका हाइट जो है वो बड़ा है, इसका हाइट छोटा है, इसका हाइट ना बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक फिगर तुम्हारा अगर ऐसा है, ठीक है, इतना ही एरिया रखने के लिए बड़े हाइट में तुमको बेस को छोटा करना पड़ेगा ना, ये बेस छोटा होगा ताकि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि दिस हाइट इज स्मॉलर, दिस हाइट इज ग्रेटर। तो यहाँ सेंटर, यहाँ सन से जो डिस्टेंस है ना इस वाले पॉइंट का, वही हाइट की तरफ बिहेव कर रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा दूर होगा तो ये वाला डिस्टेंस कम कवर करेगा। कम कवर करने का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ये वाला कम कवर करने का मतलब कम वेलोसिटी। यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टू स्वीप द सेम एरिया इन सेम टाइम। यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा मतलब वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका कंसीक्वेंस क्या बनता है? ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए वुड बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट बी फॉर दिस प्लैनेट। क्लियर है ये? तो इसमें क्वेश्चन यही बार बार आता है, तुम्हें पॉइंट्स बेसिकली दे दिया जाएगा, ए पॉइंट बी पॉइंट कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो जितना नजदीक है वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा, जितना दूर है सन से कोई भी पॉइंट, ठीक है, उतना ही कम वेलोसिटी। डिस्टेंस मोर लेस वेलोसिटी, डिस्टेंस लेस मोर वेलोसिटी। याद रहेगा ये? बोलो। यस सर। अच्छा, ये अगर कोई पूछे, कभी कभी ये स्टेटमेंट लिखा आ जाता है कि ये कहां से आता है ये वाला चीज, तो 11th में इसको प्रूव भी करेंगे, बट ये आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। सन के अबाउट ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, तो वहीं से आता है बेसिकली। थर्ड इसका जो लॉ है वो ये कहता है कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, पूरे ऑर्बिट पे एक बार मूव कर जाने में जो टाइम लगता है ना उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस जो एवरेज होगा। देखो यहाँ पे रेडियस वैरी कर रहा है, बट इसका जो एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस होगा उसका पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगा किसी प्लैनेट के। For all the planets, the square of time period is directly proportional to third power of radius, average radius of the orbit. Clear है ये? इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अर्थ का टाइम पीरियड फॉर अर्थ हमें पता है 365 सेकेंड्स है अराउंड सन, यही है ना? तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। जो अर्थ का रेडियस है ना उसका 4 टाइम्स रेडियस होना चाहिए, ठीक है। बताओ कितना होगा? हाउ मेनी टाइम्स? 8 into 365. 8 into 365. हाँ ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, बस यही एक फिगर से आता है, रेडियस 4 टाइम्स, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 4 का पावर कितना हो जाएगा? 3। 4 का पावर 3 इज 64। अब टी स्क्वायर 64 तो उसका अंडर रूट करोगे,
ठीक है, तब ना टाइम पीरियड मिलेगा, तो ये 8 टाइम्स होगा। तो 8 टाइम्स रेडियस 4 गुना करने का मतलब टाइम पीरियड 8 टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स हो गया, मतलब नया जो टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी, अर्थ का तो 365 डेज है, सेकंड्स नहीं है, ये डेज है। तो उस वाले प्लैनेट का 365 इंटू 8 डेज होगा, या कह लो 8 ईयर्स में, 8 साल में एक राउंड अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। है कि नहीं ये मजेदार बात? Yes, sir. तो ये आज जितना हमने करवाया ग्रेविटेशन से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़े अब, बोलो। Yes, sir. गुड। अब नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी तुमने बोला था, तो उसका असाइनमेंट में हमने क्वेश्चंस रखे हैं सारे, उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड बस रुक जाओ, उसको इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो, तो सबों को अपने स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? Yes, sir. तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत है सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है, ओम्स लॉ, ये सारा No. याद होगा। Yes, sir. चलो Sir, कोई इसका बात 5R/2 होगा। नहीं। हाँ, जब भी कोई कंफ्यूजन हो गया पूछ लेना। बोलो क्या आंसर है इसका? 5R/2। ठीक है, आगे समझोगा। ये देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, करंट सेम होने पे सीरीज में बोलते हैं, तो ऊपर हो गया 3R, और नीचे वाले भी तीनों के तीनों सीरीज में, ये भी हो जाएगा 3R। नाउ दिस पॉइंट इज बी। अब उसके पहले ये रेजिस्टेंस, ये ऐसे सर्किट हो गया। अब ये दोनों जो पैरेलल में हो गए, इनका इक्विवेलेंट जो होगा दैट वुड बी 3R/2 प्लस ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है। सो दैट वुड बिकम 5R/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। ना बताओ कोई ना कोई और तो चलो बात है। अब जैसे लेडीज ना ज्यादा इमोशनल रहते भाई, जैसे मतलब ये तो लिखा, मतलब जैसे कवि भी लिखते हैं कि मतलब जो हमने बात ठीक लगे, जैसे माँ तो पूछने की बात है, मान मैं अपनी बात बताऊं, अब भाई धर्मेश मतलब उसका मन में कोई मम्मी पापा बात बोला, लेकिन मैं जितनी बात पूछ ली सानवी साइलेंट करो। कौन सा फ्रूट खावागी,
तो ये बात लड़का थोड़ी सोच सके, मान थोड़ी इमोशनल, प्रणव एंड सानवी, मतलब उसमें भगवान ने अलग अलग बनाई से कि उसने थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा रहे थे, और लड़का मतलब जो अपनी ड्यूटी रहे से उसने समझे से कि हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। तो इसमें जैसे हाँ 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 हाँ, तो फिर भाई तू थोड़ा अपना आराम से बैठ के पकड़ के, मुझे पकड़ के ले जाना, तो तू बैठ, प्रणव मतलब ऐसे चुप मत रहा, जो तेरे तेरे को मतलब म्यूट करो भाई। किस बात का नाराज थे, तू बात बता, मैं उसने भाई जितनी मैं क्यों ना कहूँ ना। हाँ आगे बच्चों इसका आंसर कुछ। नहीं आ रहा है समझ में? चलो देखो मैं कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट ना सी ले लो, तो तुम्हें दिख रहा है ए और सी के बीच में ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में कब बोलते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये एक पॉइंट है V1 पोटेंशियल मान लो, तो ये कंडक्टिंग पॉइंट है, इसका ही पोटेंशियल V1 होगा भाई। अब इस वाले पॉइंट का अगर V2 पोटेंशियल है तो इसका पोटेंशियल V2 होगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस भी V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जुड़ा हुआ है, ये भी V1 माइनस V2, इसका भी V1 माइनस V2, ये कंडक्टर है तो इसका भी पोटेंशियल V2 होगा। तो ये तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों ही यहाँ पे पैरेलल में। ये बात आ रही है समझ में? Yes, sir. अब इक्विवेलेंट देखो सर्किट बना रहा हूं, ये सारे पॉइंट ना एक ही हैं, ए ही मान लो। अब ए पॉइंट के बाद ये सी पॉइंट तुम यहां ले जाओ, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो ए पॉइंट के बाद यहाँ पे सी पॉइंट के बीच में ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस R/3 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये वाला रेजिस्टेंस जो इधर है ये R है, और यहां से एक फाइनली ये रेजिस्टेंस ये R जुड़ा हुआ है। तो R/3 इनके बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस R है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी R है। अब ये बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब कर लो यहाँ पे निकाल लो, ये दोनों किस चीज में हो गए? सीरीज में। R/3 और R सीरीज में है ना, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? R प्लस R/3 वुड बी इक्वल टू 4R/3। अब इस R के साथ वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है? दो रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दो का इक्विवेलेंट ऐसे ही निकालोगे। तो अब ये वाला जो पूरा 4R/3 आया इस ब्रांच का, और ये जो R है ये पैरेलल में है, तो 4R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस R, यही इक्विवेलेंट इज गिवन टू बी 1 ओम। अब इसको सॉल्व करो जरा, R सबों में कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया ऊपर? 4R/3, 4R/3, और ये 4/3 प्लस 1 इज 7/3 इज इक्वल टू 1। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/4 ओम होगा, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ये पकड़ना था कि ये तीनों के तीनों पैरेलल है, और ये वाला पॉइंट यहीं पे चिपका देना था C, और ये वाला पॉइंट A है भाई, A से ही तो ये कंडक्टिंग पॉइंट चला ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले जाओ, C पॉइंट को यहाँ ले जाओ, ये सर्किट बन जाएगा। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ये है आसान क्वेश्चन। Sir, 8R/3. ठीक है,
चलो देखो, यहाँ पे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो ये देखो ये दोनों तुम्हारे सीरीज में है, करंट ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, करंट सेम तो सीरीज, वोल्टेज सेम तो पैरेलल, तो ये दोनों सीरीज में हो गए 2R। तो यहाँ पे सर्किट अगर मैं बनाऊं तो ये देखो ऐसा बनेगा, ये हो गया 2R, और ये वाला ये जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे है R। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक और R है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट निकालो पहले इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट, तो इन दोनों का जो पैरेलल इक्विवेलेंट होगा दैट वुड बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के सम से डिवाइड करना होता है, R would get cancelled, so that would be 2R/3। तो ये 2R/3 हुआ, उसके बाद जो भी यहाँ पे बचेगा सब के सब पैरेलल में होंगे। देखो यही वाला पॉइंट A है, ये B है, अब ये R है, ये R है, ये दोनों, और ये पूरे का इक्विवेलेंट अभी हम लोगों ने निकाला 2R/3। अब ऐड करो इन सबों को, सब सीरीज में हो गए, तो R plus 2R/3 plus R would be equal to 3R plus 3R plus 2R is 8R/3। LCM 3 रख लो तो यही आंसर आएगा फाइनली। कौन सा ऑप्शन है? So this fourth is the correct option। ठीक है, आया था इतना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ है ये, पहले फोर्थ करना है फिर फिफ्थ करना है। So 5 is दोनों का आ गया, the fourth. फोर्थ का, ठीक है, वेरी गुड। फिफ्थ करो। आ गया दोनों?
चलो देखो, पहले फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये सीरीज पैरेलल का। ये देखो 4 ओम और ये वाला 4 ओम ना पैरेलल में है। कैसे भाई? ये वाला कॉमन पॉइंट है और ये वाला भी सेम पोटेंशियल पर पॉइंट है। ये जो वायर ऐसे कंडक्टिंग लगा होता है ना, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। ये V1 एज्यूम कर लो, ये V2 एज्यूम कर लो, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V2 होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा ये सारा। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसके क्रॉस भी V1 माइनस V2, तो ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर पैरेलल में अगर हो गए तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 and 4 का। अगर इक्वल है रेजिस्टेंसेस तो 4 into 4 डिवाइडेड 4 प्लस 4 अगर करोगे तो ये एग्जैक्टली उसका हाफ आएगा, तो ये 2 ओम हुआ। अब देखो ये जो 2 ओम बनेगा इस 2 ओम के साथ सीरीज में होगा। ठीक है, एक मैं ब्रांच सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखला रहा हूँ, लास्ट वाला ये 4 है, ये 2 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो बेसिकली रेजिस्टेंस हमारा सॉल्व करने के बाद आया, पहले से 2 था, ये 4 है, अब ये 2 ओम आया, ये जो हमने निकाला। अब देखो तो करंट यहां से जाएगा और ऐसे ही वापस आएगा, तो दोनों के थ्रू सेम करंट, दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 के इक्वल। अब ये वाला जो पूरा 4 हुआ ना, उसको फिर से मैं लिख रहा हूं, ये 4 और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट 4 आया वो एक दूसरे के साथ फिर से पैरेलल में है, तो ये 4 और इस वाले पूरे का जो रिजल्टेंट 4 था वो पैरेलल में इक्विवेलेंट 2 आएगा। फिर ये 2 और ये वाला 2 1 में पैरेलल में है उसी तरीके से, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 1 1 फिर से सीरीज में, तो यहां तक 2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया इस सीरीज के साथ ऐड करने पे। 2 और 2 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट 1 आएगा, 1 + 4 5 ओम होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। Sir, B. अच्छा, डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है देखते हैं। Sir, B. बी फॉर बॉम्बे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ये 8 ओम है, ये 12 ओम है, दोनों पैरेलल में, इक्विवेलेंट निकालो, 8 × 12 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल करो, ये 2 से 12 4 48 4.8 होगा, प्लस 7.2 के साथ सीरीज में होगा, ये दोनों 12 होता है। अब जो करंट इधर से निकलेगा वो करंट का वैल्यू ईएमएफ ऑफ द बैटरी अपॉन 12 यानी कि ½ एम्पियर होगा, सो दिस इज ½ एम्पियर। ठीक है, अब करंट ½ एम्पियर इससे तो पूरा का पूरा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है, ये दोनों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कितना आया था यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट याद कर लो 4.8 आया था, करंट वही जाएगा पूरे के थ्रू। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस एक अगर सिंगल हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे तो देखो सर्किट ऐसा नजर आएगा, ये 7.2 है और ये 4.8 जो आया था वो है, तो करंट तो वही वाला दोनों के थ्रू जा रहा है, इस 7.2 के भी थ्रू, इस 4.8 के भी थ्रू, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले के थ्रू, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू जो होगा दैट वुड बी V इज इक्वल टू IR, से I is ½ एम्पियर and R is 4.8, so that would be 2.4 volts। 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा, इसके क्रॉस 3.6 आएगा, 3.6 7.2 into ½ अब देखो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रॉस 8 ओम 12 ओम दोनों के थ्रू ये 2.4 ही रहेगा, तो ये गलत है, 3.6 नहीं होगा, ये सही है, 12 ओम के थ्रू 2.4 वोल्ट सही है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम वाला इज 5.6 नहीं 3.6, ½ into 7.2 का वैल्यू 3.6 होगा, ये गलत है। करंट ड्रॉन इज ½ एम्पियर। ठीक है, बोलो क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? आ गया समझिए? Yes. चलो ये क्वेश्चन करो 6 7।
Sir, option B for 6. ठीक है, देखो इधर यहाँ पे ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट वुड बी 6 6 6 2 ओम। तो अब ये होगा 2 ओम्स, ये 12 और 6 है। अब 12 और 6 को ना एज इट इज ही रहने दो, क्योंकि उसके थ्रू करंट्स भी निकालना है। ऑल्दो उनका इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो, 4 आया होगा 12 और ये 6 है। इधर से करंट 1.5 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे वी ए बी, ए ये है, बी ये है, तो सारा का सारा करंट इस वाले 2 ओम के थ्रू जाता हुआ 1.5 एम्पियर जब होगा, तो वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 हुआ, ये 3 वोल्ट्स के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अब इस वाले केस में करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ये प्लस जो वैल्यू है ना वो सही आंसर दे रखा है, प्लस, ठीक है, 3 वोल्ट होगा। प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, डिपेंड कर रहा है किसके किसके बीच में निकालना चाह रहे हो। तो वी ए बी का मतलब वी ए माइनस वी बी, तो करंट के डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है, तो ये जो पॉइंट है ए हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो +3 सही है। अब वी सी बी, अब ये Vc माइनस वी बी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल घटेगा, नेगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। या ऐसे कह लो, इधर जो करंट जाएगा, ठीक है, वो I1 है, इधर जो करंट जाएगा 1.5 माइनस I1 होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस 12I1 would be equal to 6 into 1.5 minus I1। अब ये इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा 18I1 is equal to 6 into 1.5 is 9। तो वैल्यू ऑफ I1 यहाँ पे हाफ एम्पियर आएगा, I1 हाफ एम्पियर आएगा, यहाँ पे 1.5 दे रखा है। I2 1 एम्पियर आएगा, ये भी गलत दे रखा है, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। वैसे पैरेलल में तुम्हें अगर रेजिस्टेंस में अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मान लो करंट आया और ये पैरेलल में चला गया, ये R1 है, ये R2 है, इधर से करंट आया, तो ऐसे तुम डिस्ट्रीब्यूट किया करो। इसमें जो करंट जाएगा उसको टोटल करंट से डिवाइड करो, R1 प्लस R2 सम ऑफ रेजिस्टेंस से, और मल्टीप्लाई करो दूसरे रेजिस्टेंस R2 से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V इज इक्वल टू IR में। पैरेलल में V सेम, तो I एंड R बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इधर जो करंट जाएगा वो I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू दूसरा वाला रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। इधर से जो करंट जाएगा दैट वुड बी I डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू दूसरा वाला रेजिस्टेंस, ये R1 हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, उससे भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे इन दी नेटवर्क शोन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 7th हो गया। ये दोनों सीरीज में 5 होगा, ये भी दोनों सीरीज में 5 होगा, दोनों में 1 एम्पियर जाएगा। हाँ ठीक है, दोनों में 1 एम्पियर जाएगा भाई, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, इक्वल होने पे इधर भी 1 एम्पियर और इधर भी 1 एम्पियर, बट बी और डी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। अब एक एक करके ऑप्शंस देखो, वी ए बी -2 वोल्ट हुआ, करंट के डायरेक्शन जा रहे भाई, नहीं एक सेकंड, वी ए बी VA माइनस VB होगा। हाँ हाँ ठीक है, वी ए माइनस वी बी, सही ऑप्शन हो गया।
ठीक है, वी ए माइनस वी बी मतलब ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, और वही डिफरेंस भी करना है, तो ये सही ऑप्शन हो गया। डी ए, डी कहाँ है भाई, तो डी यहाँ है, ए यहाँ पे, तो डी ए 3/1, ठीक है, तो -3 होगा। माइनस साइन के साथ होगा, दैट्स वाई ये रॉन्ग है, करंट की डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा। बी डी, ये बी है, ये डी है। अब देखो ये कॉमन पॉइंट ना तुम V मान लो, तो B का पोटेंशियल ना V माइनस 2/1 2 होगा, इसका पोटेंशियल V माइनस 3 होगा। अब V BD कह रहा है तो VB माइनस VD का जो वैल्यू होगा V माइनस 2 माइनस V माइनस 3 करोगे तो दिस माइनस वुड गेट कैंसिल्ड, VV कैंसिल्ड, ये +3 1 वोल्ट आएगा, ये 2 वोल्ट है, गलत है। और CD यहाँ पे 2/1 1 एम्पियर का करंट है तो -2 वोल्ट आएगा, ना कि -3 वोल्ट आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? अब एक काम करो, सारे बच्चे यहाँ पे चैट चेक करो जरा, मीटिंग चैट चेक करो, कुछ दिख रहा है उसमें? यस। तो यही वाला असाइनमेंट हमने सेंड कर दिया है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, इसको एक बार कर जाओ, इसको कर जाओ, इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे जो भी आएंगे वो हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। लास्ट में इसमें आंसर्स भी हमने दे रखा है, क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स मैग्नेटिज्म दोनों फिनिश कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सिलेबस समझ लो एनटीएससी का हमने खत्म कर रखा होगा, ठीक है, दोनों करते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म दोनों, ठीक है, गुड। चलो आज थोड़ा पहले यहीं पे क्लास छोड़ें, ठीक है, अभी केमिस्ट्री क्लास होगी एग्जैक्टली 10 o'clock, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, किसी को अगर ये मीटिंग चैट पे नहीं मिला है असाइनमेंट तो मुझे मैसेज करो, ठीक है, अगर तुम में से किसी को मीटिंग चैट पे, जैसे किसी बच्चे को नहीं मिलता था शायद प्रणव एंड कॉल को, ठीक है, तो मुझे फिर से मैं नंबर लिख रहा हूँ, उस पर मैसेज करो कि सर प्लीज सेंड मी द असाइनमेंट, इस नंबर पे आई विल सेंड, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।